सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। आज आपका टॉपिक है बंधेज। आप लोग हेडिंग डाले थे बंधेज। तो आइए जानते हैं कि बंधेज क्या होता है। बंधेज का मतलब ये होता है कि जब भी आप बंधेज के द्वारा कार्य करते हैं तो बंधेज का मतलब होता है टाई एंड डाई। जैसे कि आप लोग किसी कपड़े को देते हैं मार्केट में टाई एंड डाई डाई कराने के लिए, उसको कलर कराने के लिए, तो इसे ही टाई एंड डाई कहते हैं। तो लेकिन बंधेज का प्रयोग जो होता है ये सूती कपड़े पर होता है और रेशमी कपड़े पर किया जाता है। तो बंधेज का प्रयोग बहुत सारे देशों में भी किया जाने लगा था। बंधेज का प्रयोग बहुत सारे देशों में किया जाने लगा था। जैसे कि जापान में बंधेज का प्रयोग किया जाने लगा, तो यहाँ बंधेज को जो है शिबोरी के नाम से जानते थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बंधेज का कार्य किस पर किया जाता है, तो ये सूती कपड़े पर किया जाता है या रेशमी कपड़े पर किया जाता है। बंधेज को और किस नाम से जानते हैं, तो टाई एंड डाई के नाम से जानते हैं। बंधेज जो है रंगों को एक बांधने की प्रक्रिया है, वो रंगों कलर किया जाता है कपड़ों पर। जैसा कि आप लोग मार्केट में भी बंधेज का प्रयोग देखते हैं, बड़े पैमाने पर किया जा रहा है टाई एंड डाई। लोग डाई करवाते हैं कपड़े का, इसी को ही जो है बंधेज कहते हैं। पूछा जाए बंधेज को पूछा जाए कि बंधेज का प्रयोग शिबोरी नाम से कहाँ पे किया जाता है, तो शिबोरी नाम से किया जाता है जापान में। आप लोगों को हेडिंग है बंधेज। बंधेज को टाई एंड डाई भी कहा जाता है। कह सकते हैं कि बंधेज कलर करने की एक प्रक्रिया है। जो सूती एवं रेशमी वस्त्रों पर किया जाता है। जो सूती एवं रेशमी कपड़ों पर किया जाता है। फिर पूछा जाए कि बंधेज का प्रयोग शिबोरी नाम से कहाँ पे किया जाता है, तो जापान में इस पद्धति को शिबोरी कहते हैं। याद रखिएगा आप लोग, शिबोरी। पूछ लिया जाए कि शिबोरी कहाँ की कला है, तो शिबोरी जापान की कला है। फिर पूछा जाए कि शिबोरी का कार्य किस पर किया जाता है, तो सूती कपड़े एवं रेशमी कपड़ों पर किया जाता है। फिर अब हम लोग बात करते हैं बंधेज की। बंधेज क्या होता है। बंधेज का भी आप लोग नाम सुने होंगे, सॉरी, बंधक। अब यहीं पर बंधक को भी जान लिया जाता है कि बंधक क्या होता है। नाम से ही पता चल रहा है, नाम है बंधक, तो नाम से ही पता चल रहा है कि बंधक का मतलब होता है बांधने वाला। अगर बंधक से देखा जाए तो बंधक से तात्पर्य क्या होता है, बांधने वाले से होता है। बांधने वाला। अब क्या बांधने वाला, आप कह सकते हैं
वह पदार्थ जो रंगों को बांधने का कार्य करता है उसे ही बंधक कहते हैं। तो आप क्या कहेंगे? वह पदार्थ जो रंगों को बांधने का कार्य करता है उसे ही बंधक कहते हैं। अब रंगों को बांधने का कार्य कौन कौन से पदार्थ करेंगे? जैसे कि आपका गोंद हो गया, सरस हो गया, पायस हो गया, गोंद हो गया, सरस हो गया, पायस हो गया, ये सब क्या करते हैं? रंगों को बांधने का कार्य करते हैं। जब भी आप किसी कलर में गोंद को मिला देंगे तो वो कलर जो होता है टेम्परा हो जाता है। आप कलर में घोलेंगे गोंद को और उस कलर को जहां पर लगाएंगे, जिस चित्र पर लगाएंगे तो वो कलर टेम्परा हो जाता है, छूटता नहीं है। सूखने के बाद कैसा हो जाता है? टेम्परा हो जाता है। तो आप कह सकते हैं इसमें किसका किसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं बांधने के रूप में? सरेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गोंद का इस्तेमाल कर सकते हैं, फेविकोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और विभिन्न शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और विभिन्न पायस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बंधक में। रंगों को बांधने के लिए आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, गोंद का इस्तेमाल कर सकते हैं और फेविकोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फेविकोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और उसके बाद आप सरेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं रंगों को बांधने के लिए। अन्य विभिन्न पायस का इस्तेमाल कर सकते हैं रंगों को बांधने के लिए। जब भी आप किसी रंग में इन पदार्थों को मिलाएंगे तो वो रंग जो है जहां पे उस रंग से के द्वारा चित्रण कार्य करेंगे तो वो रंग क्या हो जाएगा? सूखने के बाद टेम्परा हो जाएगा। टेम्परा का मतलब ये होता है कि वह पदार्थ जो जल के साथ घुलनशील और सूखने के बाद अघुलनशील हो जाए उसे ही टेम्परा कहते हैं। तो ये क्या हुआ? फेविकोल हो गया। फेविकोल रंग के साथ क्या हुआ? घुलनशील हुआ। घोलने के बाद जब इसके द्वारा हम चित्रण कार्य करते हैं, किसी चित्र को बनाएंगे तो यह चित्र क्या हो जाएगा? टेम्परा हो जाएगा। क्या करेगा? रंगों को बांधेगा, रंग आपका बच जाएगा। इसीलिए आपको इसी के क्या कहते हैं? बंधक कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि वह पदार्थ जो रंगों को बांधने का कार्य करता है उसे ही बंधक कहते हैं। अब आप लोग हेडिंग डालिए एक्रेलिक कलर। हेडिंग डालिए आप लोग एक्रेलिक कलर। ब्रैकेट में लिखेंगे आप लोग रेजिन माध्यम। एक्रेलिक कलर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? रेजिन माध्यम। अब देखिए एक्रेलिक कलर क्या होता है। सबसे पहले एक्रेलिक कलर के बारे में जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि जो एक्रेलिक कलर है उसकी खोज किसने किया था। तो एक्रेलिक कलर की खोज फ्रांस में हुआ था। फ्रांस में संडे पंटर्स नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने एक्रेलिक कलर की खोज किया था। और देखा जाए तो इसका विकास सन 1920 ईस्वी के लगभग हुआ है। अगर पूछा जाए कि एक्रेलिक कलर का प्रयोग किसने किया था, तो सबसे पहले प्रयोग ओरेस्को एवं रिबेरा नामक दो व्यक्तियों ने किया था। एक्रेलिक कलर जो होता है ये जो है पारदर्शी कलर होता है, जल्दी सूखता है। ऑयल कलर की तुलना में यह कलर जल्दी सूखता है। एक्रेलिक कलर के लिए विभिन्न धरातलों की आवश्यकता होती है एक्रेलिक कलर से चित्रण कार्य करने के लिए।
जैसे कि कागज की भी आवश्यकता होगी, कैनवास की भी आवश्यकता होगी, लकड़ी के बोर्ड की भी आवश्यकता होगी, हार्ड बोर्ड और आप भी चित्रण का भी उपयोग कर सकते हैं एक्रेलिक चित्रण के लिए। तो जो भी अगर मान लीजिए कि जब भी हम ऑयल शीट पे चित्रण कार्य करते हैं तो हम सेम जैसे ऑयल कलर में उसकी विधि थी साजिंग एवं प्राइमिंग करके इसका चित्रण कार्य करते हैं, लेकिन प्राइमिंग जिसके द्वारा करेंगे हम एक्रेलिक कलर के ही द्वारा प्राइमिंग करेंगे कैनवास पे चित्रण कार्य करने के लिए। लेकिन जब हम हार्ड बोर्ड पर चित्रण कार्य करेंगे तो हमें हार्ड बोर्ड जो खुरदरे हार्ड बोर्ड की आवश्यकता होगी। अगर वो हार्ड बोर्ड खुरदरा नहीं है तो उसको हम रेजिन के माध्यम से उसे खुरदरा करेंगे। रिगमार से रगड़ कर उसे जो है धरातल को खुरदरा तैयार करेंगे। उसके बाद उस पे प्राइमिंग करेंगे। प्राइमिंग करने के बाद तब जाके उस पर चित्रण कार्य करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हार्ड बोर्ड कैसा होना चाहिए तो खुरदरा होना चाहिए। खुरदरा होने के बाद अगर खुरदरा नहीं है तो आप इसे रेगमार्क के द्वारा खुरदरा बना सकते हैं। उसके बाद आप इस पे प्राइमर लगाएंगे। प्राइमर लगाने के बाद जो आपकी चित्रण विधियां हैं उन्हीं के माध्यम से आप चित्रण कार्य करेंगे। तो एक्रेलिक कलर द्वारा हम कागज पर भी चित्रण कार्य कर सकते हैं, लेकिन कागज पर जो चित्रण कार्य किया जाता है उसकी एक अलग विधि होती है। कागज पर चित्रण कार्य करने से पहले कागज को सर्वप्रथम हम भिगो लेते हैं। भिगोने के बाद धरातल को भिगो लेते हैं कागज का, उसके बाद उस पे चित्रण कार्य करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो आपका एक्रेलिक कलर है ये जल के साथ इसका ज्यादातर उपयोग किया जाता है। इस कलर को इसका माध्यम जो होता है जल होता है, इसीलिए यह कलर कैसा होता है, पारदर्शी कलर होता है। लेकिन आधुनिक विद्वानों ने आधुनिक कलाकारों ने जो है इसे इसके विभिन्न सारे माध्यम बना लिए हैं। जैसे कि एक्रेलिक कलर में ऑयल कलर मिलाकर भी चित्रण कार्य करते हैं बहुत सारे कलाकार। तो और उसके बाद बहुत सारे कलाकार विभिन्न माध्यमों के द्वारा चित्रण कार्य करने लगे। जैसे कि जब भी कलाकार क्या करता है, अगर एक्रेलिक कलर में ऑयल कलर मिलाता है तो उसे ऑयल तेल की भी आवश्यकता होती है चित्रण कार्य करने के लिए। तो लेकिन आपसे पूछा जाए कि एक्रेलिक कलर कैसा होता है, तो एक्रेलिक कलर पारदर्शी कलर होता है। अगर आपसे माध्यम के पूछा जाए कि एक्रेलिक कलर का माध्यम क्या है, तो एक्रेलिक कलर का माध्यम जल रंग होता है। अब यहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं पेस्टल रंग की। पेस्टल रंग कैसा होता है, आप लोग सुने भी होंगे पेस्टल रंग के बारे में। तो पेस्टल रंग जो होता है एक शुष्क रंग होता है, शुष्क माध्यम है, शुष्क कलर होता है। शुष्क कलर होने के नाते इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। या चाहे जल हो या तैल हो, किसी भी माध्यम की आवश्यकता इसमें नहीं होती है पेस्टल कलर में। पेस्टल कलर एक ऐसा कलर है जो सबसे शुद्ध कलर है। ये किसी अन्य कलर को मिलाने से नहीं बनता है। पेस्टल कलर अगर पूछा जाए कि ये कौन सा ऐसा कलर है जो सबसे शुद्ध कलर होता है, तो वो पेस्टल कलर ही है। जो सबसे शुद्ध कलर होता है उसमें किसी रंग को मिलाकर चित्रण कार्य नहीं किया जाता है। तो पेस्टल कलर बनाया तो जाता है, लेकिन इसके लिए किस धरातल की आवश्यकता होती है, तो पेस्टल कलर के लिए मोटे एवं खुरदरे कागज की आवश्यकता होती है। जैसे आप कह सकते हैं हैंडमेड पेपर की आवश्यकता होती है। क्यों होती है हैंडमेड पेपर की आवश्यकता, क्योंकि यह भुरभुरा कलर होता है। जब भी कलर को लगाएगा तो यह कलर झड़ जाता है। इसीलिए जब खुरदरा कागज होगा तो यह कलर कम झड़ेगा जब भी चित्र की रचना किया जाएगा तो। और बात किया जाए कि जो पेस्टल रंग है इसे भारत में इसकी खोज कब हुई थी, तो भारत में इसका प्रयोग जो है सर्वप्रथम राजा रवि वर्मा किए थे। इसीलिए राजा रवि वर्मा को पेस्टल रंग का जन्मदाता कहा जाता है। अब पेस्टल रंग के द्वारा जो चित्रण कार्य किया जाता है तो इसमें कलाकार चित्रण करने के लिए हाथ की उंगलियों का प्रयोग करता है। कपड़े और रुई की बत्ती के द्वारा कलर को उठाकर लगाता है। जब भी वो हाथ की उंगलियों का प्रयोग करेगा। हाँ, हाँ, क्या? तो मैं एक्रेलिक कलर की बात कहाँ कही? के बारे में तो बता तो रही हूँ।
पहले आप, हाँ तो सही बता तो रही हूँ, पहले बात समझा करिए, उसके बाद बीच में बोला करिए, ठीक बात को। चलिए, तो मैं क्या बता रही थी, भारत में पेस्टल रंग का सबसे पहले प्रयोग राजा रवि वर्मा किए थे। इसीलिए भारत में पेस्टल रंग का जन्मदाता पूछा जाए तो राजा रवि वर्मा को ही माना जाता है। तो मैं कार्य करने की बात बता रही थी कि पेस्टल रंग से व्यक्ति कार्य कैसे करता है, कलाकार कार्य कैसे करता है। तो पेस्टल रंग से कार्य करने के लिए वो अपने हाथ की उंगलियों के सहारे से भी कार्य करता है, और कपड़े एवं रुई की बत्ती बनाकर भी पेस्टल रंग से रंग का चित्रण करता है। तो वो हाथ की उंगलियों के द्वारा कैसे चित्रण कार्य करेगा, मान लीजिए वो कलर लिया, कलर लेने के बाद बस ऐसे हाथ उंगलियों के सहारे वो जो है कलर को लगाता है, कलर को चिपकाता है, और ऐसे ही प्रयोग वो करता है पेस्टल रंग के चित्रण में। तो पेस्टल रंग का जो रख रखाव होता है ये बहुत कठिन होता है। पेस्टल रंग से चित्रण कार्य करने के लिए कलाकार को कठिन साधना की आवश्यकता होती है। वो कठिन साधना के अनुसार ही अपनी कार्य कुशलता के द्वारा पेस्टल रंग का चित्रण कार्य कर सकता है। तो अगर पूछा जाए कि पेस्टल रंग का रख रखाव कैसा होना चाहिए, तो पेस्टल रंग का रख रखाव बहुत कठिन होता है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि यह एक भुरभुरा कलर है, शुष्क कलर की श्रेणी में आता है। तो इसके रख रखाव के लिए हम लोग तरल माध्यम का यूज करते हैं, जिसे फिक्सेटिव कहा जाता है। फिक्सेटिव का यूज हम कैसे करते हैं, तो फिक्सेटिव का यूज हम जो है किसी स्प्रे में रखकर उसमें डालकर और उसके उसी स्प्रे के माध्यम से हम उस चित्र पर स्प्रे करते हैं ऊपर से, तब वो जो है कलर जो होता है वो चिपक जाता है। तब यह जो है कलर चिपकने के बाद नहीं झड़ता है और टिकाऊ होता है। तो इसीलिए कलाकार जो है पेस्टल कलर में फिक्सेटिव का प्रयोग करता है। तो अब जो है आप लोग हेडिंग डाले हैं क्या, एक्रेलिक कलर डाले हैं, तो एक्रेलिक कलर के बारे में सबसे पहले जानिए कि खोज किसने किया था। तो एक्रेलिक कलर की खोज संडे पेंटर्स ने किया था। कब किए थे संडे पेंटर्स, संडे पेंटर्स ये प्रमाण नहीं मिलता है, बस इतना मिलता है कि इसका विकास जो है एक्रेलिक कलर का विकास 1920 के लगभग हुआ था। 1920 के लगभग हुआ था। तो प्रयोग की बात किया जाए कि सबसे पहले एक्रेलिक कलर का प्रयोग किसने किया था, तो एक्रेलिक कलर का प्रयोग दो व्यक्तियों ने किया था, ओरेजको एवं रिवेरा। ओरेजको एवं रिवेरा ने सबसे पहले एक्रेलिक कलर का प्रयोग भी चित्रण में किया था। वृत्त चित्रण में किए थे। अगर पूछा जाए कि एक्रेलिक कलर का माध्यम क्या होता है, तो एक्रेलिक कलर का माध्यम जल होता है। आधुनिक कलाकार आवश्यकता अनुसार तैल का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन मुख्य क्या होता है आपका, जल होता है। तैल रंग का प्रयोग करते हैं। अब पूछा जाए कि एक्रेलिक कलर होता कैसा है, कि पारदर्शी होता है कि अपारदर्शी होता है, तो एक्रेलिक कलर जो होता है वो पारदर्शी कलर होता है। एक्रेलिक कलर आपका कैसा होता है, पारदर्शी कलर होता है। एक्रेलिक कलर जो है यह तैल रंग की तुलना में जल्दी सूखता है।
तैल रंग की तुलना में जल्दी सूखता है। अगर धरातल की बात किया जाए कि किन किन धरातलों की आवश्यकता होती है एक्रेलिक कलर से चित्रण करने में, तो एक्रेलिक कलर द्वारा चित्रण करने के लिए कैनवास पर भी आप चित्रण कर सकते हैं, कागज पर भी चित्रण बना सकते हैं, हार्ड बोर्ड पर भी चित्र बना सकते हैं एक्रेलिक कलर द्वारा, भित्तियों पर भी चित्रण कार्य किया जा सकता है एक्रेलिक कलर द्वारा। तो अगर आपसे धरातल पूछा जाए कि कैसा धरातल होना चाहिए, तो आप कैनवास पर भी चित्रण कार्य किया जा सकता है, कागज पर भी, और हार्ड बोर्ड पर भी चित्रण, भित्तियों पर भी चित्रण कार्य किया जाता है। तो जो कैनवास पर जो चित्रण कार्य किया जाता है, जैसे कि मैं ऑयल कलर में बताई थी, साइजिंग एवं प्राइमिंग का प्रयोग किया जाता है। और कागज पर जो चित्रण कार्य किया जाता है, तो कागज पर चित्रण कार्य करने के लिए सबसे पहले कागज को भिगो लिया जाता है। सबसे पहले कागज को भिगो लिया जाता है, उसके बाद चित्रण कार्य किया जाता है। उसके बाद इस पर चित्रण कार्य किया जाता है। अब हार्ड बोर्ड की बात किया जाए कि हार्ड बोर्ड पर चित्रण कार्य कैसे किया जाता है, तो हार्ड बोर्ड पर चित्रण कार्य करने से पहले जो है रेग मार्क द्वारा इसे रगड़ा जाता है। रेग मार्क के द्वारा रगड़कर एक टेक्सचर तैयार किया जाता है। जो वो टेक्सचर प्राप्त होता है उसी पर चित्रण कार्य किया जाता है। चित्रण कार्य करने से पहले रेग मार्क द्वारा रगड़ने के बाद प्राइमर लगाया जाता है। प्राइमर लगाने के बाद जो है हार्ड बोर्ड पर चित्रण कार्य किया जाता है। समझ में आया? फिर से आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। पूछा जाए एक्रेलिक कलर की खोज किसने किया था, तो संडे पेंटर्स ने किया था। एक्रेलिक कलर का विकास कब हुआ था, तो 1920 के लगभग हुआ था। एक्रेलिक कलर का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो ओरेंजको एवं रिवेरा ने भी चित्रण के लिए इसका प्रयोग सबसे पहले किया था। तो पूछा जाए कि एक्रेलिक कलर का माध्यम क्या होता है, तो जल होता है, लेकिन आवश्यकता अनुसार आधुनिक कलाकार तैल रंग का भी प्रयोग कर रहे हैं। एक्रेलिक कलर पारदर्शी कलर होता है। फिर पूछा जाए कि तैल कौन सा ऐसा कलर है जो जल्दी सूखता है, तो यह ऐसा कलर है एक्रेलिक कलर जो जल्दी सूखता है। फिर पूछा जाए एक्रेलिक कलर से चित्रण कार्य करने के लिए हमें किन किन धरातलों की आवश्यकता होती है, तो कैनवास पर भी आप चित्रण कार्य कर सकते हैं, कागज पर भी कर सकते हैं, हार्ड बोर्ड पर भी बना सकते हैं, भित्तियों पर भी चित्रण कार्य कर सकते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे पेस्टल रंग। आपकी हेडिंग क्या है? पेस्टल रंग। आप लोग हेडिंग डालिए। पेस्टल रंग पूछा जाए किस रंगों की श्रेणी में आता है, तो यह रंग शुष्क रंगों की श्रेणी में आता है। शुष्क रंगों की श्रेणी में आता है आपका ये पेस्टल रंग। फिर पूछा जाए कि जो पेस्टल रंग कैसा होता है, तो पेस्टल कलर भुरभुरा होता है। भुरभुरा कलर होता है। पेस्टल रंग से चित्रण कार्य करने के लिए पूछा जाए हमें किसकी आवश्यकता होती है, तो मोटे एवं खुरदरे कागज की आवश्यकता होती है।
फिर आपसे पूछा जाए कि पेस्टल रंग जो होता है यह कैसा रंग होता है, तो यह रंग सबसे शुद्ध रंग होता है। पेस्टल रंग से चित्रण कार्य करने के लिए कलाकार हाथ की उंगलियों के द्वारा कपड़े व रुई के बत्ती के द्वारा चित्रण कार्य करता है। बत्ती का मतलब आप लोग समझ रहे हैं। रुई के बत्ती के द्वारा चित्रण कार्य करते हैं। तो कलाकार को अगर जब भी चित्रकार को पेस्टल रंग के द्वारा चित्रण कार्य करना है तो हाथ की उंगलियों के द्वारा भी चित्रण कार्य करते हैं, या कपड़े एवं रुई के बत्ती के द्वारा भी चित्रण कार्य किया जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि जो पेस्टल रंग होता है तो पेस्टल रंग का रख रखाव कैसा होना चाहिए, तो पेस्टल रंग का रख रखाव बहुत कठिन होता है। क्योंकि यह भुरभुरा कलर होता है, इसमें झड़ने का ज्यादा डर रहता है। पेस्टल रंग को सुरक्षित करने के लिए कलाकार फिक्सेटिव का इस्तेमाल करता है। फिक्सेटिव का इस्तेमाल करता है। फिक्सेटिव को आप जो है तरल माध्यम बोल सकते हैं। मान लीजिए एग्जाम में फिक्सेटिव ना आए, ऑप्शन में तरल माध्यम आ जाए, तो आप लोग ये जानते रहिएगा कि पेस्टल रंगों से जो चित्र बने हैं, चित्रों को ज्यादा दिन तक सुरक्षित करने रखने के लिए यहाँ पे आप लिख लीजिए पेस्टल रंग से बने चित्र। चित्रों को ज्यादा दिन सुरक्षित रखने के लिए कलाकार क्या करता है, तरल माध्यम का प्रयोग करता है या फिक्सेटिव का प्रयोग करता है। तो इतना समझ में आया। फिर से आप लोग समझिए। पूछा जाए पेस्टल रंग कैसा रंग होता है, तो ये शुष्क रंगों की श्रेणी में आता है। फिर पूछा जाए कि पेस्टल रंग कैसा होता है, भुरभुरा होता है। पेस्टल रंग से चित्रण कार्य करने के लिए कलाकार को किस धरातल की आवश्यकता होती है, तो मोटे एवं खुरदरे कागज की आवश्यकता होती है। जो हाथों के हस्त निर्मित कागज है उसकी आवश्यकता होती है, जिसमें ग्रेन्स अधिक होते हैं उसकी आवश्यकता होती है पेस्टल रंग से चित्रण कार्य करने के लिए। तो पूछा जाए पेस्टल रंग का कौन सा ऐसा रंग है जो सबसे शुद्ध होता है, तो यह पेस्टल रंग है जो सबसे शुद्ध होता है। फिर पूछा जाए कि कलाकार जब भी पेस्टल रंग द्वारा चित्रण कार्य करता है तो उसे किसके द्वारा चित्रण कार्य करता है, तो वो अपने चित्रण करने के लिए वो अपने हाथ की अंगुलियों का भी प्रयोग करता है, कपड़े की भी बत्ती बना लेता है, या रुई की भी बत्ती तैयार कर लेता है, उस बत्ती के द्वारा चित्रण कार्य करता है। पेस्टल रंग का जैसे पूछा जाए कि रख रखाव क्या सरल अच्छा है कि बहुत कठिन है, तो पेस्टल रंग का जो रख रखाव है वो बहुत कठिन है, क्योंकि यह भुरभुरा कलर है, इसे झड़ने का डर रहता है। फिर पूछा जाए कि पेस्टल रंगों को सुरक्षित रखने के लिए हमें जो है
किसकी आवश्यकता होती है पेस्टल रंगों से बने चित्र को सुरक्षित रखने के लिए? किसकी आवश्यकता होती है? तो फिक्सेटिव की आवश्यकता होती है। तो भारत में पूछा जाए कि पेस्टल रंग के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भारत में पेस्टल रंग के जन्मदाता भारत में पेस्टल रंग के जन्मदाता राजा रवि वर्मा को माना जाता है। क्योंकि राजा रवि वर्मा जो है पेस्टल रंग का सबसे पहले प्रयोग किए थे भारत में, इसीलिए इन्हें पेस्टल रंग का जन्मदाता माना जाता है। अब आप लोग अगली हेडिंग डालिए। हेडिंग डालेंगे आप लोग टेम्परा। अब देखिए आप लोग टेम्परा होता क्या है। जैसे कि टेम्परा का नाम आप लोग बहुत सुने भी होंगे कि यह सबसे प्राचीन विधि है। बहुत पहले से भी टेम्परा का प्रयोग होता आ रहा है विभिन्न माध्यमों के द्वारा। जैसे कि आप नाम सुने हैं बंगाल की पटुआ कला, तो वहां पर भी बहुत ज्यादा टेम्परा के द्वारा जो चित्रण कार्य किए गए हैं वो टेम्परा माध्यम से ही चित्रण कार्य किए गए हैं। बंगाल के जो कलाकार थे जो पटुआ कला का चित्रण कार्य करते थे वो जूट पर भी चित्रण कार्य करते थे। तो वो कैसे चित्रण कार्य करते थे, वहां पे पहले जो है जैसे कि जूट की बोरी हो गई, उसपे विभिन्न माध्यमों के द्वारा विभिन्न विभिन्न पायस के द्वारा जैसे कि भूसी हो गया, धान की भूसी हो गया और विभिन्न माध्यम हो गए, उनको लेकर और टेम्परा विधि के द्वारा एक धरातल तैयार करते थे। तो जो टेम्परा विधि के द्वारा धरातल तैयार करते थे तो उसमें विभिन्न माध्यमों का प्रयोग करते थे। जैसे कि उस टाइम तो फेविकोल नहीं रहा होगा और विभिन्न माध्यम नहीं रहेंगे, तो वो प्राकृतिक माध्यमों के द्वारा एक टेम्परा तैयार करते थे। जैसे कि दूध का पायस आप लोग सुने होंगे। पायस भी एक टेम्परा होता है, सूखने के बाद जो है नहीं छूटता है। और उसके बाद अंडे की जर्दी भी आप लोग सुने होंगे, अंडे की जर्दी भी का भी पायस के रूप में प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद गोंद का भी बबूल के पेड़ से जो गोंद प्राप्त होता है या विभिन्न पेड़ों से जो गोंद प्राप्त होता है उनको भी जो है पायस के रूप में प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद सरेस हो गया, शहद हो गया, इन सबको जो है उसमें जो बंगाल शैली में जो पटुआ कला के चित्रण कार्य करते थे, जो धरातल तैयार करते थे, तो इन सब पायस का यूज करते थे बंगाल के कलाकार। तो यहाँ पे बात हो रही है टेम्परा की। तो टेम्परा का मतलब ये होता है कि जो जल जल के साथ घुलनशील और सूखने के बाद अघुलनशील हो जाए उसे ही टेम्परा कहते हैं, या कहते हैं कि सूखने के बाद पूरा टेम्पर हो गया, अब नहीं मिटेगा। तो सूखने के बाद जो अमिट हो जाता है, नहीं मिटता है, उसे ही टेम्परा कहते हैं। जैसे कि आपका बाघ गुफा है, बाघ गुफा में भी टेम्परा का प्रयोग किया गया है, राजस्थानी शैली में भी टेम्परा का प्रयोग किया गया है। और जो है अजंता में भी टेम्परा का प्रयोग किया गया है। तो विभिन्न शैलियों में भी टेम्परा का यूज होता आ रहा है। तो टेम्परा का प्रयोग जो करते हैं तो इसमें हम पायस मिलाते हैं या गोंद मिलाते हैं या सरिस मिलाते हैं या शहद मिलाते हैं जो कलर को बांधता है। तो कलर को जैसे कि मैं बंधक का भी पहले बात बता चुकी हूँ कि बंधक जो होता है वो कलर को बांधने का कार्य करता है, जो वही बंधक है। तो इसी प्रकार इसमें भी जी बताइए। जी नहीं, मेरे हाथ नेटवर्क है। और किसी को प्रॉब्लम हो रही है आवाज की?
आप लोगों के यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है। हाँ, तो आप लोगों के यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है? चलिए, तो यहाँ पे टेम्परा की बात हो रही थी। अगर आपसे कोई पूछे कि टेम्परा क्या होता है, तो डिफिनेशन ऑफ टेम्परा, तो आप ये बताएँगे कि जो जल के साथ घुलनशील और सूखने के बाद अघुलनशील हो जाए, उसे ही टेम्परा कहते हैं। जो अमिट हो जाए और सूखने के बाद ना मिटे, उसे ही टेम्परा कहते हैं। तो टेम्परा में माध्यम के रूप में अगर पूछा जाए कि इसका प्रयोग करते हैं, तो आप पायस का यूज करते हैं। पायस जो होता है, यह सूखने के बाद टेम्पर हो जाता है। तो अब बात करते हैं हम लोग क्राफ्ट क्या होता है। ये तो टेम्परा था, लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। जो जल के साथ घुलनशील एवं सूखने के बाद अघुलनशील हो जाए, उसे ही टेम्परा कहते हैं। अब टेम्परा बनाया कैसा जाता है, जैसे कि मैं बताई, टेम्परा में माध्यम क्या होता है। टेम्परा बनाने का माध्यम क्या होता है, जैसे शहद हो गया, अंडे की जर्दी हो गई, गोंद हो गया, दूध का पायस, फेविकोल, इन सब का प्रयोग हम जो है टेम्परा में करते हैं, टेम्परा बनाने के लिए। किसी कलर को टेम्परा करने के लिए या किसी भी विभिन्न पदार्थों को टेम्परा बनाने के लिए हम इन माध्यमों के रूप में इन सब का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग अब हेडिंग डालिए, क्राफ्ट। क्राफ्ट क्या होता है? क्राफ्ट का आप इंस्टॉलेशन भी लिख सकते हैं। इंस्टॉलेशन, क्राफ्ट क्या होता है? देखिए, जो घर में अनावश्यक वस्तुएं पड़ी हैं, जो आपके यूज की नहीं है, आप उसके द्वारा किसी कलाकृति का निर्माण करते हैं, वो क्राफ्ट की श्रेणी में आता है। जैसे कि आप बहुत सारे कलाकारों का नाम भी सुने होंगे, और आप नलिनी मल्ली का नाम सुने हैं, विवान सुंदरम, सुबोध गुप्ता, और उसके बाद नेक चंद सैनी, ये सब क्राफ्ट का यूज किए हैं, क्राफ्ट का काम किए हैं। जो इनको विभिन्न वस्तुएं मिली और उसके बाद जो अनावश्यक पड़ी हुई वस्तुएं थी, जैसे कि बहुत सारे आप लोग अगर देखे होंगे, रॉक गार्डन पूछा जाता है कि रॉक गार्डन के निर्माता कौन थे, तो नेकचंद सैनी थे। तो आप लोग एक बार रॉक गार्डन को अपने मोबाइल पे देखिएगा, नेट पे डाल के, उन्होंने कैसे विभिन्न वस्तुओं के माध्यम से एक गार्डन तैयार किए हैं। उस गार्डन में विभिन्न कलाकृतियों का निर्माण किए हैं, तो उसका नाम रॉक गार्डन है। रॉक गार्डन पूछा जाए कहाँ पे है, तो ये चंडीगढ़ में है। तो पूछा जाए रॉक गार्डन के वास्तुकार कौन है, तो नेकचंद सैनी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में कौन से ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने इंस्टॉलेशन द्वारा कलाकृतियों का निर्माण किया है, तो नलिनी मल्ली और विवान सुंदरम, सुबोध गुप्ता, ये लोग इंस्टॉलेशन कलाकार हैं, क्राफ्ट के द्वारा चित्रणकार किए हैं, किसी कलाकृतियों का निर्माण किए हैं। तो आप कह सकते हैं कि घर में पड़ी अनावश्यक वस्तुएं, जब कलाकार किसी चित्र या आकार को कलात्मक रूप देता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, क्राफ्ट कहते हैं। फिर पूछा जाए कि भारत में कौन से कलाकार क्राफ्ट के लिए प्रसिद्ध है, इंस्टॉलेशन के लिए प्रसिद्ध है,
तो आप बता सकते हैं, गिना सकते हैं, बहुत सारे कलाकारों के नाम आते हैं, जैसे कि नेकचंद सैनी हो गए, सुबोध गुप्ता हो गए, दीवान सुंदरम हो गए, बहुत सारे कलाकार ऐसे भी हैं जिन्होंने क्राफ्ट का यूज किया था। तो आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, घर में पड़ी अनावश्यक वस्तुएं। जब कलाकार उन वस्तुओं के द्वारा किसी कलाकृति का निर्माण करता है, निर्माण करता है तो उसे क्राफ्ट के अंतर्गत रखा जाता है। तो क्राफ्ट के बारे में अगर डिफिनेशन पूछा जाए तो उसका मतलब घर में पड़ी अनावश्यक वस्तुएं। जब कलाकार उन वस्तुओं के द्वारा किसी कलाकृति या रूप का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं? क्राफ्ट कहते हैं। अब देखिए भारत में कौन से ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने क्राफ्ट का प्रयोग किया है। तो भारत के विभिन्न कलाकार, भारत के में कुछ ऐसे कलाकार हैं जो क्राफ्ट के लिए प्रसिद्ध हैं। इनमें से हैं आपके दीवान सुंदरम, नलनी मलनी, सुबोध गुप्ता, नेकचंद सैनी। कौन कौन से हैं? नल्ली मल्ली, सुबोध गुप्ता, नेकचंद सैनी, दीवान सुंदरम। तो नेकचंद सैनी जो है इनका एक इंस्टॉलेशन बहुत फेमस है, रॉक गार्डन। नेकचंद सैनी का इंस्टॉलेशन बहुत फेमस है, रॉक गार्डन। इसका निर्माण इन्होंने चंडीगढ़ में किया था। रॉक गार्डन कहाँ पे है? चंडीगढ़ में है। तो आपसे पूछा जाए कि रॉक गार्डन के निर्माता कौन थे, तो नेकचंद सैनी। फिर पूछा जाए कि रॉक गार्डन कहाँ पर स्थित है, तो चंडीगढ़ में स्थित है। अब आप लोग डालेंगे इलिस्ट्रेशन, हेडिंग डालेंगे आप लोग इलिस्ट्रेशन। इलिस्ट्रेशन क्या होता है? इलिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है जब कोई कलाकार किसी घटना या कहानी पर आधारित चित्रण कार्य करता है तो उसे ही इलिस्ट्रेशन कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं, जब कलाकार किसी एक घटना या कहानी पर आधारित चित्रण कार्य करता है
उसे इलिस्ट्रेशन कहते हैं। समझ में आई? जब भी कलाकार किसी घटना को ले लेगा, जो घटित घटनाएं हैं, और किसी कहानी को ले लेगा और उस कहानी पर आधारित चित्रण कार्य करेगा। मान लीजिए कलाकार को चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी ले लिया और चंद्रगुप्त मौर्य के कहानी के ऊपर चित्रण कार्य किया, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? इलिस्ट्रेशन के अंतर्गत आएगा। तो आप कह सकते हैं कि जब भी कलाकार किसी घटना या कहानी पर आधारित चित्रण कार्य करता है तो उसे ही इलिस्ट्रेशन कहा जाता है। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे ब्लोन ब्लास्ट। हेडिंग डालेंगे आप लोग ब्लोन ब्लास्ट। नाम से ही आप लोगों को लग रहा होगा ब्लोन ब्लास्ट क्या है। मान लीजिए जब भी कलाकार किसी कलाकृति का निर्माण करता है, आजकल कलाकार ज्यादा ऐसा कर रहे हैं, अगर देखा जाए तो जो कलाकार एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बना रहे हैं उसमें वो जो है ब्लोन ब्लास्ट का यूज कर रहे हैं। तो ब्लोन ब्लास्ट है क्या? जब कलाकार किसी रंगों को जो है बूंद रंग की बूंदों को धरातल पर गिराता है, रंग की बूंदों को धरातल पर गिराने के बाद वो क्या करता है? फूंक के माध्यम से फूंकता है उस कलर को। अब कलर कलर क्या होता है? उस फैलता हुआ चला जाता है। आप लोग कभी यूट्यूब वगैरह पर भी देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे कलाकार कलाकृतियों का निर्माण करते हैं जो उसमें फूंकते हैं या एयर प्रेशर के माध्यम से चित्रों का निर्माण करते हैं। तो वो एयर प्रेशर के माध्यम से भी कैनवास पर जब भी कलर को डालते हैं, डालने के बाद देखिए वो बूंदों को कई जगह गिरा देते हैं, कई कलर को गिरा देते हैं। और यह जो काम किया जाता है ये एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में ज्यादा किया जाता है। तो वो कलर को क्या करते हैं? फूंक फूंक कर जो है वो कलर एक नई कलाकृति की रचना करते हैं, उसे ही ब्लोन ब्लास्ट कहा जाता है। तो आप लिख सकते हैं जब कलाकार रंगों की बूंदों को धरातल पर डालकर फूंक के माध्यम से किसी कलाकृति का निर्माण करता है, उसे ही ब्लोन ब्लास्ट कहते हैं। ब्लोन ब्लास्ट समझ में ही आ गया होगा। और ज्यादातर इसका यूज आपसे पूछा जाए किसमें किया जाता है तो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में किया जाता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि अब बात करें हम ट्राइबल आर्ट की। ट्राइबल आर्ट क्या होता है? किसी को पता है? जनजातियों द्वारा जो चित्रों का किसी कलाकृति का निर्माण करते हैं जनजाति लोग, उन्हें ही ट्राइबल आर्ट कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं जनजातियों से संबंधित कला को ही ट्राइबल आर्ट कहा जाता है। तो यह आप साधारण भाषा में समझ सकते हैं कि ट्राइबल आर्ट जो जनजातियों द्वारा कलाकृतियों का निर्माण किया जाता है वो ट्राइबल आर्ट के अंतर्गत रखा जाता है। तो आप लिखना चाहें लिख सकते हैं जनजातियों से संबंधित कलाकृति को ट्राइबल आर्ट कहा जाता है।
आप लोग अब हेडिंग डालिए मिथिला चित्रकला। आप लोग हेडिंग डालेंगे मिथिला चित्रकला। मिथिला चित्रकला, इसे ही आप जो है मधुबनी कह सकते हैं। मधुबनी। अब ये जो मिथिला चित्रकला है, मधुबनी चित्रकला है, यह जितवारपुर से प्रचलित हुई है। जितवारपुर बिहार में पड़ता है, यहीं से इस कला का जन्म होता है। तो यह एक लोक कला है, मिथिला चित्रकला एक लोक कला है। इसको करने के लिए जो वहां की महिलाएं होती थी, तो महिलाएं इसका चित्रण कार्य करती थी। मिथिला चित्रकला का मधुबनी पेंटिंग महिलाएं बनाती थी। तो महिलाएं जब भी कोई भी मांगलिक अवसर पड़ता था या कोई भी कार्य पड़ता था, शादी विवाह कुछ भी मांगलिक अवसर पड़ता था, तो वो ये मधुबनी पेंटिंग क्या करती थी, गांव में भी बनाती थी, घरों के दीवारों पर भी इसका चित्रण कार्य करती थी। तो ये जो चित्रण कार्य करती थी, तो विभिन्न धार्मिक ग्रंथों पर आधारित चित्रण कार्य करती थी, उनकी कथा कहानियों पर चित्रण कार्य करती थी। और ये जो चित्र बनाती थी, मिट्टी के रंगों के द्वारा चित्र बनाती थी। अब लेकिन अब बात किया जाए तो आजकल वहां मधुबनी पेंटिंग का प्रयोग जो है वस्तुओं के द्वारा भी किया जा रहा है, और उसके बाद जैसे कि बधाई पात्र वगैरह भेजे जाते हैं, उस पर भी मिथिला पेंटिंग का चित्रण कार्य किया जा रहा है। तो अब मिथिला पेंटिंग जो है व्यापक रूप से आगे बढ़ चुकी है। इसका प्रयोग अब जो है विभिन्न रूपों में किया जाने लगा है। लेकिन जब पहले ये प्रयोग किया जाता था, तो ये घरों एवं दीवारों तक ही सीमित था मिथिला पेंटिंग, और महिलाओं के द्वारा ही चित्रण कार्य किया जाता है। पूछा जाए कि आपको मिथिला पेंटिंग की शुरुआत कहाँ से हुई थी, या मधुबनी पेंटिंग की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो जितवारपुर से हुई थी। आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि मधुबनी पेंटिंग की शुरुआत जितवारपुर बिहार से हुई थी। इसका जन्म हुआ था पेंटिंग का बनाने का। फिर उसके बाद यहाँ पे जो पेंटिंग बनाया जाता था, मधुबनी पेंटिंग महिलाओं के द्वारा ही बनाया जाता था। महिलाएं पहले पेंटिंग किससे बनाती थी, मिट्टी के रंगों के द्वारा बनाती थी। लेकिन आधुनिक युग में बहुत सारे माध्यमों का प्रयोग किया जाने लगा है। पहले मिट्टी के रंगों द्वारा चित्रण कार्य करती थी मधुबनी पेंटिंग का, और उसके बाद जो मधुबनी पेंटिंग बनाती थी वो पौराणिक कथाओं एवं घटनाओं पर आधारित बनाती थी। पौराणिक कथाओं एवं कहानियों पर उसका चित्रण कार्य करती थी, एवं कहानियों पर आधारित चित्रण कार्य करती थी। लेकिन अब जो है यह मिथिला नाम क्यों पड़ा, क्योंकि मिथिला में बहुत ज्यादा चित्रण कार्य किया जा रहा है, ये मिथिला पड़ता है। मिथिला बिहार का क्षेत्र है, ये बिहार का क्षेत्र है मिथिला। मिथिला क्षेत्र में मधुबनी पेंटिंग अत्यधिक प्रचलित है। तो मधुबनी पेंटिंग का नाम मिथिला पेंटिंग क्यों पड़ा, मिथिला चित्रकला क्यों पड़ा, क्योंकि मिथिला बिहार का एक क्षेत्र है। बिहार में जो मिथिला क्षेत्र है, वहां की मधुबनी पेंटिंग बहुत फेमस है। तो
पूछा जाए कि मिथिला पेंटिंग का जन्म या शुरुआत कहाँ से हुआ है, जितवारपुर से हुआ है। तो अब आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, एंटीक्रीन। एंटीक्रीन हेडिंग डाल के आप लोग छोड़ देंगे। आप लोग हेडिंग डालेंगे एंटीक्रीन, या आप लिख ही लीजिए क्योंकि ज्यादा नहीं है, बस छोटा सा शब्द है एंटीक्रीन। देखिए, एंटीक्रीन का मतलब ये होता है जब भी कलाकार रंगों को खुरच कर फिर उस पर चित्रण कार्य करता है, उसे ही एंटीक्रीन बोला जाता है। रंगों को खुरच कर जब कलाकार उस पे रेखांकन पुनः रेखांकन करता है तो उस पद्धति को एंटीक्रीन कहा जाता है। तो आप लोगों से अगर पूछा जाए कि एंटीक्रीन किसे कहा जाता है, तो आप सीधे से बता सकते हैं, रंगों को खुरच कर जब कलाकार उस पर पुनः रेखांकन करता है उसे ही एंटीक्रीन कहते हैं। मान लीजिए ये धरातल है, ब्लैक बोर्ड। अब इस धरातल पर हम क्या किए, रंग लगा दिए, कलर लगा दिए। कलर लगाने के बाद जब ये धरातल थोड़ा सा सूख गया, फिर इसी पे हम क्या किए, कलर लगाने के पश्चात इसको हम खुरचे। खुरचने के बाद हमें जो टेक्सचर प्राप्त हुआ, जो पोत प्राप्त हुआ, उस पोत पर हम क्या किए, फिर उसको पोत पर हम पुनः रेखांकन किए। खुरचने के बाद इसी पोत पर हम क्या किए, पुनः रेखांकन किए। जो हमें टेक्सचर प्राप्त हुआ, पोत का मतलब क्या होता है, धरातल का गुण होता है। तो हमें कैसा गुण प्राप्त हुआ, या खुरदरा प्राप्त हुआ या चिकना प्राप्त हुआ। तो खुरचने के बाद जाहिर सी बात है हमें खुरदरा पोत प्राप्त हुआ होगा। तो खुरचने के बाद हम उस पर चित्रण कार्य करेंगे, तो वही एंटी स्क्रीन कहलाता है। अब आप लोग हेडिंग डाल देंगे, फ्रेस्को। फ्रेस्को से इसको आप लोग हेडिंग डालेंगे, या भित्ति चित्रण की आप लोग हेडिंग डालेंगे, भित्ति चित्रण की विधियां आप लोग हेडिंग डालेंगे, भित्ति चित्रण की विधियां। हेडिंग डाल के आप लोग छोड़ देंगे भित्ति चित्रण की विधियों में। इसको कल पढ़ाया जाएगा। जितना पढ़ाया गया समझ में आया आप लोगों के? रचना जी आपके समझ में आया? टीचर जी आपके समझ में आया? पवन जी आपके समझ में आया? संजू जी आपके समझ में आया? चलिए ठीक है फिर। कल सुबह 6:15 पे क्लास रहेगी। आज संडे है ना, संडे को थोड़ा सा टाइमिंग चेंज कर दिया जाता है। और कल जो है आपकी क्लास 6:15 पे रहेगी। ठीक है। अच्छा, हाँ वहां पे हाँ रहेगी। हाँ टाइम वही रहेगा। ठीक है।